भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास MHI 08। इसमें अब तक आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि ये सब्जेक्ट केवल हिस्ट्री नहीं है। MHI 08 केवल इतिहास नहीं है। इसमें हम इतिहास से ज़्यादा पर्यावरण पर फोकस कर रहे हैं, नेचर पर फोकस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पर फोकस कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस पर फोकस कर रहे हैं। फिर प्रश्न उठता है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नेचर, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस पर फोकस कर क्यों रहे हैं? देखिए, नेचर, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब चीज़ें मनुष्य के जीवन को एक तरह से प्रभावित करती हैं। जैसे बहुत पहले डायनासोर थे, बहुत पहले जो ह्यूमन सभ्यताएं थी, जो मानव सिविलाइजेशन था, वो मेजॉरिटी ऑफ देम नदियों के किनारे बसते थे। तो कहने का मतलब वो जो पर्यावरण है, वो जो इकोलॉजी है, वो जो इन्वायरमेंट है, वो जो पारिस्थितिकी है, वो जो पर्यावरण है, वह हमारे इतिहास को कहीं ना तो कहीं प्रभावित करता है और एक रास्ता देता है। तो MHI 08 हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इन इंडिया, इसमें हम यह देखेंगे कि जो प्रकृति और मनुष्य का संबंध रहा है, जो दोनों के अंतर संबंध रहे हैं, जो एक भरोसा रहा है पर्यावरण और मनुष्य के बीच में, या एक भरोसा जो होना चाहिए, जो है नहीं, जो भरोसा पिछले 2000 सालों में, पिछले 1000 सालों में, पिछले 500 सालों में बहुत ज्यादा, वह जो भरोसा खोया है मनुष्य और प्रकृति के बीच में, उसमें हम थोड़ा सा इसमें चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ये जो नेचर और ह्यूमन का इंटरफेस है, समय के साथ चरणबद्ध बदलाव इसमें किस तरह आए और किस तरह मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति से पृथक कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया, और पहले जो मनुष्य उस प्रकृति के साथ काम करता था, अब केवल और केवल उसके दोहन के पीछे लग गया। तो ये टॉपिक आपके बुक में ब्लॉक 1 खंड 1 यूनिट 1 नेचर ह्यूमन इंटरफेस इकाई 1 प्रकृति मानव अंतर संबंध के अंतर्गत मिलेगा। अब आप एग्जाम के बेहतर और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप लेने के लिए DBMHI लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मेंबरशिप क्या है, वीडियो लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, मेंबरशिप के क्या टर्म्स कंडीशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया गया है, डिटेल में सब कुछ उसमें समझाया गया, जाकर आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। और अगर आप डेली बाइट्स पर न्यू हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको MHI हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में MA हिस्ट्री के सभी वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में अरेंज हैं। तो उसमें एक MHI 1 का ये लेक्चर है, एंशियंट एंड मेडिवल सोसाइटीज, प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल। उसमें मैंने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण युग क्या है, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, इनको मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो लेक्चर को आप एक बार देख लेंगे तो ये टॉपिक समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले आए हैं और क्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, एक तो आपसे कह रहा है कि रिलेशनशिप लिखना है, एक तरह से संबंध लिखना है नेचर और ह्यूमन के बीच में, प्रकृति और मानव के बीच में, समय के साथ जो भी बदलते संबंध रहे हैं, कह लीजिए स्टोन एज से लेकर आज तक मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज तक का जो भी संबंध रहा है, उन बातों को आपको डिस्क्राइब करना है। सेम चीज वो फिर कह रहा है, राइट एन एस्से ऑन द नेचर ह्यूमन इंटरफेस, वही बात आपको फिर से लिखनी है। कभी कभी आप देखेंगे कि वही चीज वो क्वेश्चन को ना थोड़ा डिफरेंट कर देता है। डिफरेंट कैसे कर दे रहा है कि उसी नेचर ह्यूमन इंटरफेस को, प्रकृति और मानव के बीच में जो संबंध है, उसको प्री इंडस्ट्रियल पीरियड तक डिस्क्राइब करिए। तो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड तक डिस्क्राइब करने का मतलब ये हो गया कि आप जो पैलियोलिथिक एज है, पूरा पाषाण काल है, वहां से आप शुरू करेंगे और किस तरह मनुष्य ने धीरे धीरे कृषि को अपनाया। फिर हल्का सा यहां तक आएंगे कि किस तरह इंडस्ट्रियल एज ने चीजों को बदलाव लाया। मोर और लेस सभी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो कुछ भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पूरा का पूरा ही आपको लिखना होगा अपने क्वेश्चन पेपर में। तो बेसिकली है क्या कि प्रकृति के आरंभ से ही सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते रही हैं। जैसे कि कह लीजिए, पहले मनुष्य केवल और केवल जो है जंगलों पर निर्भर था, जानवरों को मारकर खाता था। तो धीरे धीरे मनुष्य के प्रवृत्ति में बदलाव आया, उसने पत्थरों से औजार बना लिया, तो उन पत्थरों से उसको जानवरों को मारना आसान हो गया। बाद में वही पत्थर, वही औजार जो वह बना रहा था, थोड़े से और अच्छे हो गए, तो उससे उसने कृषि सीख लिया, खेती करना सीख लिया। फिर हमको देखने के लिए मिला कि मनुष्य किस प्रकार कृषि में जो है, खेती में निपुण होता जा रहा था। और जैसे जैसे वह खेती में निपुण होता जा रहा था, सडनली क्या हुआ, मनुष्य ने लोहे की खोज कर ली, डिस्कवरी ऑफ आयरन।
और आयरन ने, लोहे ने एक ऐसा बदलाव लाया मनुष्य के जीवन में कि कोई भी धातु बनाना हो, कोई भी औजार बनाना हो, तो उससे मनुष्य ने उस लोहे से बहुत बड़ा अपने जीवन में बदलाव लाया। उदाहरण के तौर पर लोहे की मदद से वह हथियार बना लिया जिससे वह जानवरों को बहुत आसानी से मार सकता था और अपना भोजन तैयार कर सकता था खाने के लिए। दूसरा चीज, उन लोहे के माध्यम से उसको कृषि के कामों में हर जगह बहुत आसान हो गया। उसने हल बना लिया, कठोर मिट्टियों को खोद के वो ऊपर की तरफ पलट सकता था जिससे कि उपजाऊ क्षमता, मिट्टियों की पैदावार, सरप्लस, हर चीज बढ़ने लगा। और एक तरह से कह लीजिए, जब आयरन की डिस्कवरी हुई और जो है खेतों में पैदावार बढ़ गई, तो मेटल्स का काम भी बढ़ने लगा, क्योंकि जिस धीरे धीरे जो है धातु का उपयोग बढ़ने लगा। तो एक तरह से एक नया प्रोफेशन आ गया, एक नया रोजगार का माध्यम हो गया कि कृषि के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मेटल के काम में, मेटलर्जी वाले काम में अपने आप को, धातु के काम में अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हैं, और एक रोजगार के कई और माध्यम आने लगे। लेकिन है क्या कि इस टॉपिक में हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। हम अपने आप को सिर्फ इस तरह से फोकस रखेंगे कि यूनिवर्सिटी हमसे एग्जाम में क्या पूछ रही है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रकृति और मानव के अंतर संबंध में। और जब वह क्वेश्चन आ जाएगा तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें किस तरह का आंसर लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में किस तरह जो है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक कल्चर के समय किस तरह उस वक्त जो है मनुष्य प्रकृति को प्रभावित कर रहा था अपने कृत्यों से, अपने एक्टिविटीज से। उसी तरह फिर आपसे कह सकता है कि बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जब मनुष्य खेती करना सीख लिया, जब खेती की शुरुआत हो गई, तो उस वक्त खेती के माध्यम से, जैसे मान लीजिए मनुष्य पहले पत्थर से जानवरों को मारा, पत्थर से उसने औजार बनाया, बाद में लोहे की डिस्कवरी हो गई, लोहे से हथियार बनाया, फिर वो खेती करने लगा। तो खेती करने लगा तो खेती करने के कारण क्या हुआ, वो एक गांव के अंदर वो सेटल हो गया और गांव के बाहर उसकी खेती थी। तो कहने का मतलब है, पहले का मनुष्य जो इधर उधर माइग्रेट कर रहा था, यहां से वहां अपने जानवरों के साथ जो है भ्रमण करता रहता था, दूसरे एरियाज में जाता था और वहां पर जो भी उसको खाने पीने जीने के माध्यम मिलते थे वहां जीता था। जानवरों के जो चारागाह वाले, जो जहां पर अपने जानवरों को चरने के लिए, ग्रेजिंग के लिए जहां उसको फील्ड मिलती थी, ऐसे एरियाज में मनुष्य रहता था। बाद में एग्रीकल्चर आया तो परमानेंटली एक जगह सेटल हो गया। तो एग्रीकल्चर जब आया, खेती जब आया, तो मनुष्य किस प्रकार प्रकृति को फिर से प्रभावित करने लगा, किस प्रकार वह नेचर को फिर से छेड़छाड़ रहा था, या कह लीजिए वह छेड़छाड़ नेचर के साथ किस हद तक जायज था, उस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे लास्ट और थर्ड फेज में आता है बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एज, औद्योगिक क्रांति जब आई, तो उसके बाद मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है बहुत ही एकदम पृथक हो गया, बहुत ही बेकार हो गया, एकदम खराब हो गया। और मनुष्य इस प्रवृत्ति का बन गया कि केवल नेचर का शोषण करना है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज आता है इस समय कि प्रकृति से, नेचर से वो कितना चूस सकता है, उस चीज को समझ लीजिए, कितना शोषण कर सकता है और कौन कौन से वो नए चीज बना सकता है कि नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा प्रोवाइडेड जो भी रिसोर्सेज हैं हमको, उसको हम ऐसा कौन सा मशीन बना लें ताकि हम उस रिसोर्स को और दोहन कर सकें और शोषण कर सकें। तो इन तीन अलग अलग केसेस में आपसे पूछ सकता है कि प्रकृति और मानव के अंतर संबंध किस प्रकार के थे। देखिए, एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है सीधा सीधा कि नेचर ह्यूमन इंटरफेस बताइए पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक कल्चर के समय। दूसरा आपके साथ यही बन सकता है कि बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर के समय बता दो कैसा था। तीसरा आपसे बन सकता है कि इंडस्ट्रियल एज के टाइम बता दो। तो ये सिंगल क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में 20 मार्क्स का, ये सिंगल क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में 20 मार्क्स का, ये सिंगल क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में 20 मार्क्स का। या फिर एक ओवरऑल क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोनोलॉजी समझाइए, चरणबद्ध बदलाव समझाइए, किस तरह मनुष्य जो है प्रकृति से पृथक हो गया। तो ये जो 1 2 3 ये तीनों है ना, तीनों एक साथ आप समझाएंगे कि शुरुआत में क्या हुआ, बाद में एग्रीकल्चर आ गया, फिर इंडस्ट्रियल एज आ गया, तो किस तरह मनुष्य जो है पूर्ण रूप से प्रकृति से पृथक हो गया, यह चीज आप कह सकते हैं समझाएंगे। जब आपसे ओवरऑल नेचर ह्यूमन इंटरफेस, प्रकृति मानव अंतर संबंध के बारे में पूछेगा, और वैसे एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूं, वो जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, 90% केसेस में आपको तीनों को एक साथ डिस्क्राइब करना होता है। तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको करना क्या है, सिर्फ एक बार अपना बुक आप रीड कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के हैं आप, हिंदी मीडियम के हैं, किसी भी मीडियम के हैं, तो आप उसको सिर्फ अपने बुक को एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी जो कुछ भी मैं समझा रहा हूं उसको आप अपने एग्जाम में सेम टू सेम लिख दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में एग्जैक्टली क्या हुआ पूरा आपको नहीं याद है तो आपको नंबर कम मिलेंगे। ओवरऑल आप एक जनरल वे में तीनों को डिस्क्राइब करके लिख पा रहे हैं
तो लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। बट कमिंग टू द पॉइंट, हम एक-एक करके सबको समझेंगे कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक कल्चर में किस तरह बदलाव आया। ओके, सो पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक कल्चर में मनुष्य ने टूल्स बना लिया। एक ऐसे टूल, कह लीजिए पत्थर के टूल, एक नए ऑब्जेक्ट जिससे कि वो पेड़ों को आसानी से काट सकता था। मिट्टी को खोद के जो है, जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनको वो खोद के निकाल सकता था, दूसरी जगह प्लांट कर सकता था। जो है, जो लकड़ी होती है उसे छिल के उसे बराबर कर सकता था। या फिर कह लीजिए शहद लेना है मधुमक्खी के छत्ते में से क्योंकि वो उसको मीठा लग रहा है, तो उन छोटे छोटे टूल्स के माध्यम से मनुष्य उन कामों को आसानी से कर पा रहा था। लेकिन है क्या कि शुरुआती दिनों में वो टूल्स भी दो प्रकार में विकसित हुए हैं। जैसे शुरुआत में एक कोर टूल है, फिर आपको देखने के लिए मिलेगा फ्लेक टूल। तो यहाँ हमको एक चीज यह भी देखने के लिए मिल रहा है कि अगर मनुष्य टूल्स बना पा रहा है, नए औजार बना पा रहा है, तो उससे एक नया उद्योग जन्म ले रहा है। उसमें टूल मेकिंग इंडस्ट्री की कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपना पूरा दिन केवल और केवल टूल्स के निर्माण में, औजारों के निर्माण में अपना समय दे रहे हैं। तो केवल मनुष्य जानवरों को मार के खाने में लगा हुआ है, पेड़ पौधों से रिसोर्सेज ले रहा है, उसमें लगा हुआ है। साथ साथ एक नया उद्योग उसके पास डेवलप हो गया, एक टूल मेकिंग इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स, ये हैं क्या, कोर टूल्स। ऐसे समझ लीजिए कि शुरुआती दिनों में जो टूल्स थे वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे, मोटे थे, या फिर उनसे बहुत अच्छे से काम नहीं हो पा रहा था। फ्लेक टूल्स में आपको उसी काम में थोड़ी सफाई दिखेगी। और एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि पहले आदमी जो टूल्स बना रहा था उसमें केवल पत्थर का इस्तेमाल कर रहा था, बाद में वो क्या होने लगा कि जानवरों के हड्डी का इस्तेमाल करने लगा, अब बांस के पेड़ का इस्तेमाल करने लगा, बम्बू का यूज करने लगा, तो लकड़ियों का यूज करने लगा। तो कहने का मतलब है जो टूल्स बनाने के दायरे हैं वो भी बढ़ते गए कि पहले टूल वह किस चीज से बनाता था, अब वो जो नया टूल बनाएगा वो किस चीज से होगा। तो पहले केवल पत्थर यूज करता था, बाद में बांस यूज करने लगा, जानवरों का हड्डी यूज करने लगा, और अन्य कई प्रकार के लकड़ियां भी यूज करने लगा। और एक जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था उस वक्त, मनुष्य ने एक्सेस बनाना सीख लिया था, कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं, कुल्हाड़ी बनाना सीख लिया था। तो वह कुल्हाड़ी आज के मॉडर्न कुल्हाड़ी की तरह मत समझिए, वह बस ऐसा समझ लीजिए कि उसने लकड़ी को कुछ ऐसा फिट कर लिया, पत्थरों को कुछ इस प्रकार से तराश लिया, या पत्थरों को आगे से उसका मुंह चोखीला कर दिया, और इससे क्या हुआ, जानवरों को मारने का काम आसान हो गया, उससे चीजों को कुछ काटना हो तो उसका काम आसान हो गया। लेकिन इससे एक विचारधारा में बदलाव आया। विचारधारा में बदलाव क्या आया कि मनुष्य एक्सेस कुल्हाड़ी बना सकता है और उस कुल्हाड़ी को और अच्छा कर लेगा, तो उसका जो हथियार इस्तेमाल करने की काबिलियत है और जो उसकी शक्ति है वह बढ़ जाएगा। इस कुल्हाड़ी से वह जानवर को भी मार सकता है और इस कुल्हाड़ी से वह पेड़ों को भी बहुत इजीली काट सकता है। दूसरा हमको जो देखना है वो बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के शुरुआत में, कृषि करने के कारण, खेती में मनुष्य के आने के कारण मनुष्य ने किस प्रकार प्रकृति से छेड़छाड़ किया और किस तरह वो प्रकृति में बदलाव लाया। तो खेती से सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया कि मनुष्य चिंता मुक्त हो गया। थोड़ा सा चिंता मुक्त किस चीज से, कि वह अगले दिन खाएगा क्या। जब वह जानवर मार के खाता था, मांस खाता था, तो मांस और जानवरों को मार के खाने के लिए जो मीट होता है उसका, वो आप बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, वो ताजा होना चाहिए तभी आप खा सकते हो, मैक्स टू मैक्स 12 से 24 घंटे। तो मनुष्य हमेशा जो है भोजन की व्यवस्था में ही दिन भर घूमता रहता था, इसी में उसका समय कट जाता था। लेकिन जब वो खेती करने लगा, सीरियल्स उगा लिया, अनाज की उपज होने लगी, तो अनाज के साथ मनुष्य चिंता मुक्त इसलिए हो गया क्योंकि वो अनाज को रख सकता था, और ये अनाज उसका कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का व्यवस्था हो जाता था। तो खेती से मनुष्य जो है थोड़ा सा चिंता मुक्त हो गया और एक पर्टिकुलर एरिया में सेटल होने लगा। अब जैसे मान लीजिए आपका खेत यहाँ पर है, तो यहाँ से आप 100 किलोमीटर दूर थोड़ी ना रहोगे। आपका खेत यहाँ पर है तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 5, 10 किलोमीटर के दायरे में ही आदमी रहने लगा। तो सोसाइटी में जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन शुरू हो गया, समाज का भी एक तरह से कह लीजिए निर्माण शुरू हो गया। लोग किसी एक एरिया में रहने लगे, समय बचने लगा, थोड़ा एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। यह उसके पास टाइम बचता था कि उसको ये नहीं सोचना है कि कल क्या खाएगा, उसके पास अनाज है। उन सब चीजों से उसके सामाजिक जीवन में बदलाव आ रहा था। और एक चीज और कि जो माइग्रेशन की टेंडेंसी है, जो मनुष्य जो है एक जगह पर्टिकुलर एरिया में घूमता रहता था कि आज यहाँ पर रहा अपने जानवरों के साथ, कल कहीं और रहा, तो उसमें भी एक बदलाव देखने के लिए मिला। माइग्रेशन बढ़ा भी, माइग्रेशन घटा भी, क्योंकि वह एक पर्टिकुलर एरिया में रहने लगा। दूसरा, कृषि के लिए वह दूसरे नए एरियाओं का
तलाश भी करने लगा कि वह कहाँ जाके रह सकता है। और इन सब चीज़ों के कारण मनुष्य का जीवन अच्छा होने लगा। जब मनुष्य का जीवन अच्छा होने लगा तो उसकी आबादी बढ़ने लगी, और जब आबादी बढ़ा तो एग्रीकल्चर का डिमांड, खेती का डिमांड और बढ़ा कि इंसान और अनाजों को उपजाए और अनाज को उगाए। लेकिन यह एग्रीकल्चर को आसान कैसे करेगा और अनाज कैसे वह उगाएगा? अगर उसके पास बेहतर हथियार हो, बेटर टूल्स हो, तो वह हथियारों को और उन हथियारों के माध्यम से वह अपने खेती में के काम में अपना उपज बढ़ा सकता है। तो इससे क्या हुआ, मेटल इंडस्ट्री को फिर से हम देख रहे हैं कि जो मेटलर्जी है, मेटल इंडस्ट्री एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन बन गया। और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि समाज में जब मेटलर्जी आ गया, या कह लीजिए लोहा मनुष्य ढूंढ ही चुका था, उससे वह बढ़िया हथियार बनाने लगा, कि वह बहुत कोई मॉडर्न साइंस एंड टेक वाला हथियार बनाने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह बेसिक हथियार ही बना रहा था। लेकिन उस समय ये लोहे के छोटे छोटे हथियार बनाना ना खेती के लिए, ये भी बहुत कठिन काम था। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये खुरपा है, खुरपा जो पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं अपने लैंग्वेज में, मिट्टी को छोटे छोटे एरिया में खोदने के लिए। इन सब चीजों से फसलों को काटना, मिट्टी को खोदना, इससे उसका काम बहुत आसान हो गया, जिससे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो इन हथियारों को बनाने के लिए भी एक पूरा अलग प्रोफेशन डेवलप हो गया। और इससे आप समझ सकते हैं कि मेटलर्जी दूसरे अन्य कामों में भी इस्तेमाल होने लगा, कि वही मेटल से जो है धातु हम किस तरह से अन्य कामों में इस्तेमाल करने लगे। तो ओवरऑल मतलब ये है कि इंसान का राजनीतिक, सामाजिक एक बदलाव देखने के लिए मिला उसको अपने जीवन में, और एक हायरार्की सेट हो गई कि कौन किस काम को करता है। ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग जो है जानवरों को मार के खाना छोड़ दिए, नहीं, कुछ लोग उसी काम में थे, कुछ लोग खेती में हो गए, कुछ लोग केवल जंगल पर निर्भर थे, कुछ लोग मेटल्स के यह काम करने लगे, कुछ लोग इन सभी चीजों का नियंत्रण, बदलाव, रूपरेखा देख रहे थे। तो एक पॉलिटिकल कल्चर भी डेवलप होने लगा। तो समय के साथ ये सब चीजें आपको बदलाव देखने के लिए मिल रही हैं नेचर के माध्यम से मनुष्य के जीवन में। और फिर ये सब चीज आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पत्थर के टूल्स थे, लोहे के टूल्स थे, तो मसाले का काम, चीजों को पीसना, बनाना, खेती के किसी भी काम में उसको तौलना, दूसरे जगह ले जाना, करना, तो एक अलग तरह का पूरा व्यापार जो है धीरे धीरे निर्मित हो रहा था। और ये सब संभव हो पाया मनुष्य प्रकृति के साथ अपने जीवन को जब बेहतर बना रहा था। तो अलग अलग कई और रोजगार सृजन के, मनुष्य के जीवन में को और बेहतर बनाने के कई और माध्यम जो है निर्मित होने लगे। अब हम देखेंगे ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल एज प्रकृति और मानव के संबंध में औद्योगिक युग में किस तरह बदलाव आया। ये बहुत ही एक डेडली फेज है। अगर मैं इन्वायरमेंट, प्रकृति की बात करूं, इस फेज में सबसे ज्यादा चीज हमें यह देखने के लिए मिलता है कि इंडस्ट्रियल एज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, ये सब चीजें क्यों आ रही थी? यह कहते हुए आ रही थी कि हम मनुष्य के जीवन को आसान बना रहे हैं। जब औद्योगिक क्रांति आई तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, ये मशीन से तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हारा फिजिकल लेबर, शारीरिक श्रम, मनुष्य को श्रम कम करना पड़ेगा, और इन तमाम रिसोर्सेज के माध्यम से, इन तमाम मॉडर्न मशीन्स के कारण मनुष्य का जीवन केवल आसान होगा, मनुष्य को लाभ मिलेगा, मनुष्य का जीवन बदल जाएगा, मनुष्य का जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि हर चीज की एक कीमत होती है। तो यह चीज मनुष्य ने कैसे प्राप्त किया? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके, प्रकृति से कीमत लिया, प्रकृति का शोषण किया, उसका दोहन किया, तब मनुष्य ने यह चीजें प्राप्त किया। और यही आपको इन क्वेश्चंस में समझाना है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ किस तरह छेड़छाड़ हुआ, किस तरह मनुष्य ने बदलाव किया। उदाहरण के तौर पर इन तस्वीरों को देखिए आप। मनुष्य ने मान लीजिए लकड़ी का कारखाना खोल लिया, एक उद्योग खोल लिया लकड़ी का, लकड़ी को विभिन्न कामों में लगाने लगा। घर में जगह जगह आपके घर में दरवाजे लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, विंडोज लगे हुए हैं, हर जगह लकड़ी का यूज हो रहा है। ट्रेन्स में, कहीं पर भी मॉडर्न मशीन्स में आप देखेंगे जगह जगह लकड़ी का इस्तेमाल है। इनफैक्ट लकड़ियों के भी कई प्रकार हैं कि कौन सा जंगल काटेंगे, किस लकड़ी का कितना वैल्यू है, वहां पर भी हायरार्की सेट हो गया। मॉडर्न रेलवे लाइंस आए, रेलवे लाइंस के लिए तो अलग से पूरा पेड़ काटा गया। जो जो रेलवे स्लीपर्स लगे होते हैं, इसमें जो लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस MHI 8 के भी एक लेक्चर में समझाया है। और इन सब चीजों को मनुष्य ने किस लिए किया? केवल और केवल मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ने प्रकृति से इस हद तक का छेड़छाड़ कर दिया कि अब वह प्रकृति हमको उल्टा भी वापस कर रही है। किस फॉर्म में? प्रदूषण के फॉर्म में। मनुष्य को अब सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नहीं ठीक से मिल रही है। पूरे पृथ्वी के टेम्परेचर ही बढ़ गया, वातावरण का तापमान ही बदल गया। तो इससे क्या हुआ? इंसान का जीवन बहुत गंदे तरह से प्रभावित होने लगा। जंगल, पेड़, ये सब कटने लगे,
जीने के लिए हर बार वह कुछ नया मेथड ले आता था, हर बार अपने लाइफ को आसान करने के लिए वो नया तरीका लगा रहा है, लेकिन उससे अब हमें प्रतिकूल परिणाम तुरंत और तुरंत दिख रहे हैं। वातावरण में बदलाव एक बहुत बड़ा इसका परिणाम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे। दूसरा आप एक देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूल, ये तो एक ऐसी समस्या है, इसका अभी तक समाधान नहीं निकल पा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी से जो वेस्ट निकल रहा है उस वेस्ट का हम क्या करें। मनुष्य ने बॉम्ब बना लिया, हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया तो पूरा का पूरा शहर तहस नहस हो गया, पूरी इकोलॉजी ही डिस्टर्ब हो गई। और एक चीज और हमें देखने के लिए मिलता है, आप ये भी मेंशन करेंगे कि डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस ने किस तरह बदलाव लाया। अब माइंड में यह क्वेश्चन उठ सकता है कि यार आज तक डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन, सामाजिक क्रांति, इसके तो मैंने केवल फायदे पढ़े थे कि आम मनुष्य को केवल इसका फायदा हुआ। नहीं, किसी भी चीज के केवल फायदे नहीं होते हैं, उसका एक नुकसान का नजरिया भी है। इन सामाजिक क्रांतियों से किस प्रकार का नुकसान हुआ? देखिए, जब सामाजिक क्रांति नहीं हुए थे तो जो रिसोर्सेस थे वो केवल और केवल कुछ लिमिटेड लोगों के पास थे। लिमिटेड लोगों का मतलब हो गया कि कुछ दो चार एक रईस लोग हैं, राजा लोग हैं, राजा की जो उसके मंत्री हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो जमींदार हैं, जो साहूकार हैं। तो कहने का मतलब केवल एक लिमिटेड लोगों के पास सभी रिसोर्सेज जो है इनके पास केंद्रित थे। बाकी की पूरी आबादी बस केवल इस हद तक ही जीती थी कि उसका शाम का दो रोटी का, दो कपड़े का व्यवस्था हो जाए, बस वह इतने में ही अपना जीवन काटती थी। लेकिन जब सामाजिक क्रांति आई तो सभी रिसोर्सेज पर सबका अधिकार हो गया। अब जिसके पास पैसा है सबको एयर कंडीशन लगवाना है अपने घर में। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऑफिस में एसी लगा है तो मेरे घर में नहीं लगा हुआ है। नहीं, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, हर जगह एसी लगा हुआ है। ऐसे ही बहुत लोगों ने लगवा रखा है। मेरे पास कार है तो देश के प्रधानमंत्री के पास भी कार है, देश के प्रधानमंत्री के पास कार है तो उससे अच्छी अच्छी गाड़ियां और लोगों के पास हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जो रिसोर्सेज थे वह केवल बड़े लोगों के पास ही रहता था। तो ओवरऑल है क्या कि इन सामाजिक क्रांतियों के कारण मनुष्य अपना आर्थिक और सामाजिक जो उसका स्टेटस है उसको बढ़ाने में लग गया। तो आर्थिक और सामाजिक स्टेटस कब बढ़ेगा? जैसे मान लीजिए आप हो, आपका आर्थिक और सामाजिक स्टेटस कब बढ़ेगा? जब आपके पास अच्छी नौकरी होगी, अच्छा खासा पैसा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़े रिसोर्सेज होंगे। आपका जितना अधिक रिसोर्सेज पर कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा आपका रसूख कह लीजिए, आर्थिक और सामाजिक चीज़ों पर आपका उतना ही अच्छा कंट्रोल होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? कहीं अलग से तो आएगा नहीं, अलग प्लैनेट से। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास एग्जिस्टिंग अर्थ पर हैं उसका हम और शोषण करेंगे और दोहन करेंगे और एक तरह से पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे, अधिक से अधिक धन रिसोर्सेज को संचय करने की कोशिश करेंगे। और सबसे अंत में प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंध को बिगाड़ दिया पॉलीमर ने, प्लास्टिक ने। पॉलीमर ने तो ऐसा नेचर का शोषण किया। मनुष्य ने जब प्लास्टिक की उत्पत्ति की तो मनुष्य को छोटे छोटे कामों में बहुत आसान हो गया, लेकिन प्रकृति से वह एकदम दूर चला गया। तो इन प्रमुख मुद्दों को आप अपने आंसर में दिखाएंगे और डिस्क्राइब करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध है उसमें जो क्रोनोलॉजिकल चेंज उसमें जो क्रोनोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो चरणबद्ध बदलाव हैं, उन बदलाव को समझाओ। तो उन बदलाव को आप कैसे समझाएंगे? इन सभी पॉइंट्स को, इन तीनों अलग अलग पॉइंट्स को, मेसोलिथिक पैलियोलिथिक एज में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद एग्रीकल्चर के समय जो कुछ भी हुआ, इंडस्ट्रियल एज में जो कुछ भी हुआ, बस उस बात को ही समझाना है। उससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, नेचर ह्यूमन इंटरफेस, प्रकृति मानव अंतर संबंध। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझाना है। जो कुछ भी मैंने समझाया ओवरऑल उन्हीं बातों को वापस से फिर समझाना है एक साथ, कि प्रकृति मानव के अंदर अंतर संबंध में किस तरह पैलियोलिथिक मेसोलिथिक कल्चर में बदलाव आया, किस तरह एग्रीकल्चर के समय बदलाव आया, किस तरह इंडस्ट्रियल एज के समय बदलाव आया। ये जो आपके स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है ना, यही पूरे क्वेश्चन का और पूरे आंसर का यही सार है, यही इसका टोटल समरी है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि नेचर ह्यूमन इंटरफेस के बीच में जो क्रोनोलॉजिकल चेंजेस हैं, चरणबद्ध बदलाव हैं, उनको समझाइए। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस इन 3 पॉइंट्स को, जो कुछ भी मैंने अभी आपको समझाया, आपको लिखना होगा। बाकी आप सबको एक सजेशन है कि बुक्स आप एक बार भी रीड कर लोगे और ये वीडियो लेक्चर देख लोगे तो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये चीज
कि जो कुछ भी मैं अपने स्लाइड्स में लिखता हूं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उसको पॉज करके पढ़ेंगे भी या स्क्रीनशॉट लेके रखे रहेंगे और बाद में उसको रीड करेंगे, क्योंकि उसको मैं सिंप्लीफाइड वे में आपके बुक से अटैच कर देता हूं, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। डेली बाइट्स पर आप एमए हिस्ट्री इग्नू के असाइनमेंट्स भी परचेज कर सकते हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा, और आप लोगों में से कोई भी मेरे गाइडेंस में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये 2 वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं, वो तैयारी मैं कैसे कराता हूँ वो देखकर आप समझ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। सभी वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट अपडेट और पीडीएफ के लिए आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। Okay guys, this was all for this video lecture. Subscribe Daily Bytes. Stay tuned, stay updated. Do comment your views. God bless you all and have a nice day.